सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद के स्पेशल शो में खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, चूंकि आज ईद का दिन है तो आपको पता है कि ईद के दिन हम कुछ स्पेशल करते हैं, तो हम आज आए हैं आर्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब के पास और उनकी जो वाइफ हैं चांद गुल साहिबा, वो भी हमारे साथ हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, मैं जानना चाहती थी कि जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं आखिर वो ईदें किस तरह मनाते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि उनकी तो सारी जो ज़िंदगी है वो पेंटिंग्स में, किताबों में और इस तरह की चीज़ों में गुजर जाती है। तो क्या ईद पर भी वो लोग इसी तरह के काम करते हैं या उनकी जो ईदें हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं? तो आज हम जानेंगे अहमद शाह साहब से और उनकी मिसेज से कि आखिर वो लोग अपनी ईद किस तरह मनाते हैं। लगाई साहब, अहमद शाह साहब का मुकम्मल जो तारुफ है वो तो मेरे ख्याल है आप करवा दें। नहीं, अहमद शाह का तारुफ जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में बल्कि हमारे बरे सग़ीर से बाहर मिडल ईस्ट में, यूरोप में जो लोग भी उर्दू जानते हैं, जो लोग भी सिंधी जानते हैं, जो लोग भी सराइकी जानते हैं, जो लोग भी पंजाबी जानते हैं, जो लोग भी बलोची जानते हैं, जो लोग भी पश्तो जानते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो अहमद शाह को न जानता हो। अहमद शाह पाकिस्तान ख़ास तौर पर हमारे इस शहर की पहचान है और हमारे शहर को लौटाया है अहमद शाह ने। ये शहर छिन चुका था, ये शहर दहशत के हाथों छिन चुका था, खौफ के हाथों छिन चुका था, डर के हाथों छिन चुका था। यहाँ ऐसे एलिमेंट्स थे जो यहाँ के लोगों को खुश नहीं देखना चाहते थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखना चाहते थे, उनको हंसता हुआ नहीं देखना चाहते थे। इस तमाम सूरत हाल में अहमद शाह ने वो चिराग रोशन किया और वो शम्मा जलाई जो आज भी जल रही है और इसकी लौ से हमारे दीगर शहरों में रोशनी है और हमारे इस रीजन में रोशनी है। एक बड़ी वजह, एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान का ये इदारा आर्ट्स काउंसिल है और आर्ट्स काउंसिल के रूहे रवां हैं जनाब अहमद शाह साहब। अहमद शाह साहब से मेरा ज़ाती निस्बत, ज़ाती ताल्लुक़ जो है वो 4 दहाइयों पर मुश्तमिल है। और जब मैं नहीं था और अहमद शाह नहीं थे, हम फुटपाथों पर, सड़कों पर, गलियों में हम बहुत चले और साथ हमने बड़े ख्वाब देखे और हमने बहुत सोचा कि दुनिया को कैसा होना चाहिए और दुनिया को हमें कैसा करना चाहिए और हम दुनिया में तब्दीली क्या लानी चाहिए। हमने अपने ताईं कोशिश की। मैं बहुत कामयाब नहीं हुआ, अहमद शाह बहुत कामयाब हुए और दुनिया को अच्छा करने की इनकी कोशिश भी जारी है, हमारी कोशिश भी जारी है। और कोई चीज़ें, जो 1-2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, टाइम बहुत कम होता है, इसमें ज़्यादा एंकर को और बोलने वाले बंदे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो बहुत ही अच्छी बात है वो ये है कि आप पाकिस्तान में 2-3 चीज़ों के बारे में तय समझें कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन को आपने समझना हो, ये तमाम चैनलों के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर हल्का नंबर 1 से लेकर और आखिरी हल्के तक की डेमोग्राफी, उन वोटिंग ट्रेंड्स, लोगों के बिरादरियाँ, लोगों का सियासी इन्फ्लुएंस किसी पाकिस्तान के किसी भी हल्के से, पेशावर से लेकर चित्राल से लेकर तुफ्तान तक और जीवनी तक अगर जानना हो तो अहमद शाह इंसाइक्लोपीडिया हैं और इसी तरह से अदब का इंसाइक्लोपीडिया हैं। 2 चीज़ें ऐसी हैं, अदब और सियासत और तारीख़ के ये तालिब इल्म हैं और इसमें इनका कोई जवाब नहीं है, कोई सानी नहीं। मेरा ख्याल है इनसे जानते हैं ईद किस तरह मनाते हैं, है ना? हाँ। अच्छा अहमद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपको भी। अच्छा, आप लोग, क्योंकि ईद का दिन है तो सर सारा तारुफ तो लगाई साहब ने आपका करवा दिया, लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट है जानने में कि आप लोगों की ईदें कैसी होती हैं, कि ईद भी यही आर्टिस्टिक टाइप होती हैं या कुछ डिफरेंट होती है? एक तो मैं नज़ीर लगारी साहब जो हमारे मुल्क के बड़े अदीब और सहाफ़ी हैं और शुरू दिन से हम मार्शल लॉ के ज़माने और जमहूरियतों के ख्वाब और गरीबों की दिन फिरने के और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी के हमने वाकई गलियों में, मोहल्लों में, फुटपाथों में, गाँव में देखे और महल वालों से भी हमारी दोस्तियाँ रहीं और कभी हमने एक से आसरा बांधा, कभी हमने दूसरे से आसरा बांधा कि ये आया है तो ये कुछ बेहतर करेगा। तो वो नज़ीर लगारी साहब तो खैर ज़ाहिर है कि बहुत बड़े आदमी हैं और इनकी 5 किताबें तो आपको पता हैं और इन्होंने किस तरह पिछले 4 दहाइयों में जिस तरह से इस मुल्क की
सियासत पर, इस मुल्क के फ़लसफ़ा, हिस्ट्री, लिटरेचर पे जिस तरह इनकी नज़र है। तो ये तो चूँकि मैं इनका दोस्त हूँ तो बहुत सारी रियायत लफ्ज़ी इन्होंने मेरी तारीफ़ करने में की, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन हम दोनों बिल्कुल एक बात तय है कि ईद की बात करेंगे। एक बात तय है कि हमने कभी भी किसी जाबिर सुल्तान के जैसे कहते हैं उसके सामने कलमा हक कहने से कोई वज़ीर आज़म या कोई जर्नल या कोई भी उस वक्त पता नहीं क्यों हम सोचते नहीं हैं, जो हमारे जी में आता है हम बोल देते हैं। तो ईद इस दफ़ा ज़रा सी मुख्तलिफ है। ईद एक रिवायती तरीके से, क्योंकि ईद जो है ना हमारा एक त्यौहार है मुसलमानों का, और ईद उल फित्र और ये जो ईद है हमारी, ये तो ज़्यादातर ईद जो है ये ईद कुर्बा है। तो आम तौर पे तो ये होता है कि मंडियों में जाना, और मैं तो अब नहीं जाता, मेरा बेटा जाता है, और वो एक ईद का सा समा 15 दिन पहले शुरू हो जाता है, जो अभी भी आपने देखा कि इस कोरोना के बावजूद एक नेचुरल खुशी जो है, फिर वो जो एक तसव्वुर है कुर्बानी का, तो वही करते हैं। और दूसरा ये करते हैं कि हमारे जैसे कराची में मेरे वालिद आ गए थे हिजरत करके 47-48 में, हम सारे बहन भाई यहीं पैदा हुए। तो जैसे मेरी 3 बड़ी बहनें हैं और एक बड़े भाई हैं, और फिर ससुराल है, जैसे इनकी अम्मी हैं यहाँ पर। तो ईद या तो हमारी कुर्बानी में आपस में तय होता है कि अगर बड़े भाई के यहाँ पहले दिन कुर्बानी हो रही है तो फिर वो हम नहीं करते, फिर बड़ी बहन के यहाँ होता है, और फिर हम जो उसका गोश्त वोश का भी सिलसिला है तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो अपने लिए ना रखें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको दे दें। और ज़ाहिर है कि एक बहुत ही 4 महीने से जो एक सूरत हाल है, तो रोना धोना बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ये एक मौका भी है। ईद में सबसे ज़्यादा मसरूफियात जो होती हैं वो ख़वातीन की होती हैं। हाँ, बिल्कुल। ईद से पहले ही होती है शॉपिंग। हमें भाभी से ये पूछना है कि ईद में चूँकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, मेरे ख्याल में वो ईद वाली रात, चाहे वो ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, वो ईद वाली रात और फिर जो सुबह का वक्त होता है दोपहर तक, दोपहर के बाद तक भी, ये तो वो होता है शदीद मसरूफियात का होता है। फिर मेहमानों की आमद होती है, ये सारे आपको कैसा लगता है? ईद की तैयारी तो कई दिन पहले शुरू हो जाती है उस दिन तो होती है, शॉपिंग भी तो होती है। उसको मैं प्रेफर करती हूँ काफ़ी महीने पहले कि वो ख़त्म कर दूँ। ओके। और क्योंकि मैं एक इकट्ठा बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहती कि सारे काम इकट्ठे आ जाएं, और रात में काफ़ी सारी एक दिन पहले जो आपको मीठा बनाना है वो रख लिया। फिर अगर सुबह जो बड़े हैं फैमिली में, पहले तो ईद के सलाम के लिए उनको उनके पास जाना है, फिर छोटों ने आना है। तो ये तो एक वही जो जिस तरह हमारी एक रिवायत है कि आप पहले बड़ों की तरफ जाएंगे ईद के सलाम के लिए, फिर ये सिलसिला तो फिर 4-5 दिन पूरा हफ्ता ईद का चलता है। और उसके बाद फिर सबके कपड़े इसने तैयार करने हैं सीरियसली कि सारे फैमिली, बच्चे मेरे, हाँ, खाना पीना, वो तो एक सारा रूटीन है। अब वो रूटीन उसको मतलब आप मेंशन जैसे कुकिंग आप खुद करती हैं ईद के लिए, कुछ स्पेशल बनाना हो? मिल के हेल्प है मेरे पास, तो मिल के करते हैं। मैं पूरी इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ तो बस ये है कि, और जब स्पेशली समर, क्या अच्छा क्या बनाती हैं? मैं ये तो खाने वाला बता सकता है। ये मुझे लगा आप बताएं इनके हाथ का क्या अच्छा लगता है? देखें, जब हमारी शादी हुई तो ये मुश्किल से 17 साल की थी, तो एक अंडा तोड़ने के अलावा इसको कुछ नहीं आता। लेकिन मेरी वालदा भी, और फिर ये जो इनकी वालदा थी ये बहुत छोटी थी और ये कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी वालदा बहुत अच्छी कुक थी। तो फिर वो एक 17 साल की बच्ची ने 2 साल में 2 बच्चे भी हो गए, पौने 2 साल में, और उसके साथ फिर हमारा तो एक उस तरह का घर है कि फिर वो सारा इसने सीखना शुरू किया। तो हमारे जो रिवायती खाने हैं, चाहे हमारे पाकिस्तान के या रिवायती यूपी के, निहारी से लेकर सरसों का साग, मकई की रोटी, आज भी मैं खाता हूँ तो मेरी अम्मा ने सिखाई थी। वो जो पंजाबियों वाली प्याज वाली कड़ी होती है और पकोड़े वाली, तो इसको दोनों आते हैं कि ये यूपी वाले खाने भी इसको आते हैं, और वो जो हमारे हमने बहुत खाया है, हमने जी हाँ, आपने खाया भी। भाभी बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ से और कसरे नफ्सी से काम ले रही हैं। मेरा ख्याल है कि हमने जब भी हमने कोई चीज़ खाई है तो हमें ये नहीं लगा है कि जी इनको खाना नहीं आता है, पकाना नहीं आता है, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं। जो नहीं आ रहा था वो कोरोना में सीख लिया है। लॉकडाउन के दिनों में जाहिर है आपके पास सर्वेंट्स नहीं आ रहे थे, तो आप अच्छा। और एक बात और भी है, रिवाइवल हुआ, इनके यहाँ मेहमानों का रश रहता है,
दोस्त इनके इतने आते हैं, यानी लगता है कि घर सारा जो है रोजाना कोई ना कोई चीज बनती ही रहती है, उसका बोझ सारा ये इस चीज से उठाती कभी आप इरिटेट नहीं होती कि आपको होता है कि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है? होते हैं अगर कोई ये कहे कि नहीं होते तो वो गलत होगा। कभी कभार होते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर होता है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ, तो आप उसके साथ सीख जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलना। तो आई थिंक अहमद शाह साहब बहुत सोशल हैं, तो आपको भी उनकी सोशल गैदरिंग्स वगैरह में जाना पड़ता होगा, तो आपको खुद भी शौक है इस चीज़ का या आप बस जाना पड़ता है? नहीं, बाज़-औक़ात आपका दिल भी चाहता है, क्योंकि आपके जो जान पहचान वाले लोग होते हैं तो आपका दिल करता है कि चलें वहाँ आप इंजॉय करेंगे। अब ऐसी जगह जहाँ पहले आप गए नहीं है, एक जाना फॉर्मेलिटी है, तो फिर वहाँ सोचते हैं कि ज़रा जल्दी से वापस आ जाए वहाँ से। मैंने इन दोनों को, अहमद शाह और भाभी को, एक वक्त में ऐसी जगह पर, मेरे ख्याल में मैंने नहीं बल्कि अहमद शाह साहब ने देखा था, हम एक जगह पर अजायब घर देख रहे थे। वो मैं और मेरी बेगम और मेरे बच्चे, हम लूव म्यूजियम जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, और मैं समझता हूँ कि पूरे फ्रांस के टोटल ख़जानों से ज़्यादा मिल्कियत खाली लूव में है। तो इत्तेफाक से मोनालिसा की तस्वीर के आसपास कहीं, तो मेरी बीवी ने देख लिया कि वो नज़ीर भाई जा रहे हैं। तो नज़ीर लगारी बच्चों के, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि दुनिया के इतने बड़े आर्ट के ज़ख़ीरे के बीच में एक आदमी जो डीजी खान से आया, एक जिसके आबा व अजदाद मानसेरा से आए, वो दुनिया का आला तरीन जो पीस ऑफ आर्ट हैं वो, और वहाँ हज़ारों लाखों लोग आते हैं। तो हमारी वहाँ इत्तेफाक से हमारी वहाँ भी मुलाकात हुई। थोड़ी देर के लिए तो मैं ये भूल ही गई कि हम कहीं यूरोप में ऐसा लगा कि जैसे हम कराची में। घूमने फिरने का शौक है वैसे? हाँ, बहुत दुनिया घूमने का शौक है? मुझसे ज़्यादा इनको है, तो जाहिर है अगर मैं थोड़ा सा, हमने घूमी है बहुत दुनिया, हमने साथ भी बहुत घूमी। हमारा पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान जहाँ ये रहते हैं, ओ माय गॉड, वहाँ तो हुस्न खुदा ने इतनी, लेकिन ये कि स्विट्जरलैंड वगैरह चूँकि हमारे कोई दोस्त वहाँ रहते हैं और हम बहुत बार गए हैं, तो यूरोप तो सारा हम घूमते रहे, और छोटे छोटे टाउन हमें ज़्यादा, जैसे लगारी साहब को पता है हमें अच्छा क्या लगता है, सारे बड़े शहर एक जैसे होते हैं, हमें अच्छा लगता है आर्किटेक्चर। तो जैसे हम वो मिडीवल दौर का आर्किटेक्चर हुआ, चाहे वो चर्च का है, चाहे वो मॉस्क का है, चाहे वो कोई और इमारत है, म्यूज़ियम्स हमें अच्छे लगते हैं, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, तो म्यूज़िक का, तो हमारी पसंद क्या, हमारे बच्चों की भी इसी तरह की पसंद है। हमारी जो बेटी है उसका भी सारा शौक़ यही होता है कि हम जहाँ भी दुनिया में जाएँ, हम वहाँ का म्यूज़ियम, वहाँ का कल्चर, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट, वहाँ की मुसव्वरी, वहाँ का आर्किटेक्ट, वही तो फ़र्क होता है। बाकी मेट्रोपॉलिटन शहर, लगारी साहब से आप पूछ लें, दुनिया के सारे शहर मॉल एक जैसे होते हैं, और रेस्टोरेंट में ज़रूर एथनिक फूड का फ़र्क होता है। तो हम घूमे तो बहुत है, ये रोमा का सारा रोमन्स का कल्चर, और ये फ्रेंच और जर्मन और ईस्टर्न यूरोप और मिडल ईस्ट और फार ईस्ट, और सभी हमने देखा। हमारा शौक है, हमारे साथ कर आते हैं वापस तो पता चलता है कि मानसरा आपकी अच्छा है। अच्छा, मानसरा एक ज़माने में कोई बहुत छोटा सा शहर होगा, और अभी कभी कभार अगर जैसे जाना होता है तो मैं हैरान हो गया हूँ कि कितना बड़ा पहाड़ी पर आबाद एक ऐसा खूबसूरत शहर है, और वो उसकी तारीख के बारे में तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि अशोका के वहाँ फरामीन और ये सारा सिलसिला है। तारीख का जो हमारी मालूम तारीख है, यानी वहाँ पर तो ज़ाहिर है सुकरात और अरस्तु और अफलातून को यूरोप में उनको अदब, उसके दानिश के, इल्म के मंबा और मसदर समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस रीजन के अंदर जो है हमारे पास वो अलामतें मौजूद हैं, जैसे मानसरा का बता रहे हैं, जैसे शारदा का, शारदा यूनिवर्सिटी है, वादी नीलम में चले जाएं, आपका फिर जोलियान यूनिवर्सिटी है, टेक्सला में चले जाएं, और टेक्सला के तमाम अजायब घरों में चले जाएं तो लगता है कि ये तकरीबन 3000 साढ़े 3000 साल पहले के सारे। पाकिस्तान दुनिया का बहुत ही खूबसूरत ख़ित्ता है, बहुत ही खूबसूरत सरज़मीन है हमारी, और कागान को इनको बहुत करीब पड़ता है। ये घर से निकलें तो थोड़ी देर में वही सड़क है। हाँ, उसी में सड़क पे हमारा ये जो है आपका सैफुल मलूक झील, जिसको ख्वाबों की झील समझा जाता है, वो तो इनके बहुत करीब है। कागान वैली मेरा ननियाल भी है, वहीं के हैं। अच्छा भाभी, एक लोगों के जहनों में एक परसेप्शन होती है, आपकी तो बहुत छोटी एज में शादी हो गई,
लोगों को ये लगता है कि जिनका ताल्लुक आर्ट से होता है या जिनका ताल्लुक बुक्स से होता है वो थोड़े से बोरिंग होते हैं, उनकी शख्सियत थोड़ी बोरिंग होती है। आपको कभी ऐसा फील हुआ? बोरिंग को अगर रिफ्रेश करा दूं कि मुश्किल होते हैं, मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं होते। अच्छा, हम पे आपको गुस्सा पैदा आ जाएगा, हमें पीटने को दौड़ेंगे, हम बोर नहीं होंगे। बोर नहीं होंगे। बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं, अच्छा, जिनके साथ तो मेरी जिंदगी गुजरी, और इनके साथ चलना थोड़ा सा आपको अपने जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ती है और चीज़ों को डिसिप्लिन करना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी अगर ये इतनी जल्दी में रहते हैं कि अगर मैं चीज़ों को डिसिप्लिन नहीं करूँगी तो वो थोड़े से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो बोरिंग तो इसलिए नहीं हो सकता कि जो आदमी सीरियसली कोई काम कर रहा है तो वो अगर दूसरे को एंटरटेन कर रहा है वो खुद कैसे बोरिंग हो सकता है। ये तो है। और हाँ, जिस वक्त तक आपका वो टारगेट अचीव नहीं होता उस वक्त तक आपको उसको सीरियसली एग्जीक्यूट होने टारगेट कभी अचीव नहीं, जो एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, क्योंकि उसके बाद तो वो शुरू होने से पहले एक अगला तैयार होता है तो उस वक्त तो आपको इंटरेस्ट है पेंटिंग्स वगैरह में? जैसे सर को तो है, ये मैंने देखी नहीं है, सारी पेंटिंग काफ़ी है मेरे पास। पढ़ती है बहुत, किताबें भी, म्यूजिक भी। बोल अच्छा, म्यूजिक में आपको कौन अच्छा लगता है? सब बताओ ना, तुम बोलो, मैं बोले जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। देखें, किस तरह मैडम नूरजहां के बहुत अच्छे हैं, नुसरत फ़तेह अली, मेहदी हसन साहब, तो लेजेंड्स गज़लें आप देखें, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे अगर आप पोइट्री आपको याद हो जाती है जब ये लोग उनकी गायकी से। आपको कहा जाए कि जी बताएं, आतिफ असलम अच्छा है, अच्छा गाते हैं, या जो है वो नुसरत फ़तेह अली नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, नहीं राहत का, मैं राहत का पूछ रहा था कि राहत फ़तेह अली खान ज़्यादा अच्छा गाते हैं या आतिफ असलम, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा। देखें, चॉइस का तो इशू नहीं है, क्योंकि कुछ गाने मैं उनके चूज कर लूँगी, कुछ गाने मैं इनके चूज कर लूँगी, और फिर म्यूजिक जो है वो मूड पे है, मतलब आप किसी वक्त आप किसी को अच्छा और किसी को कम अच्छा नहीं कह सकते, सबको आप इक्वल। क्योंकि देखें, चलिए आपके लिए तो होगा ना कि आप चॉइस करें। मेरा है, मैं आजकल जैसे मेरा है बिल्कुल, और इनका भी है, लेकिन आपने चॉइस ही गलत कर दी। अगर आप आतिफ असलम को आबदा परवीन और या नुसरत का कहते तो आधे मिनट में हम नुसरत या आबदा परवीन का ये नाम लेती, क्योंकि आप राहत में वो पुख्तगी जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब में थी वो नहीं है, और कुछ गाने आतिफ ने वाकई इतने अच्छे गाए हैं कि बाज़ औक़ात वो अच्छा अच्छा, मेरा मसला ये है कि मेरा तो एक ट्रैवल है, मैं पाकिस्तानी गाने भी मुझे बहुत पसंद थे, मैं ज़ाहिर लता का भी आशिक हूँ, रफ़ी का भी हूँ, और मैं बहुत सारे डाइवर्सिफाई, और मैं ये मेहदी हसन खान साहब तो ज़ाहिर है उनसे बड़ा तो कोई गज़ल का सिंगर नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लासिकल, सेमी क्लासिकल भी सुनता हूँ। बहुत क्लासिकल मेरे लिए भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, लेकिन आजकल जैसे हमारे यहाँ तो जो लोग हैं या इंतकाल करके, सलामत अली खान साहब, फ़तेह अली खान, रोशन आरा बेगम, यहाँ ये हमारे ओपन एयर थिएटर की संग बुनियाद रोशन आरा बेगम ने रखी थी। लेकिन आजकल एक हिंदुस्तान में राशिद खान साहब हैं, वो क्लासिकल सिंगर हैं, लेकिन वो इतना मीठा गाना गाते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं, वो उनसे बड़े उस्ताद हैं, लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो अगली नस्लें हैं इनको गाने से दूर नहीं भगाना है। तो क्लासिकल के नाम पे भी अगर थोड़ा मीठा गाना हम गाएं तो राशिद खान एक बहुत ही उम्दा, तो उनकी ठुमरियाँ उमरियाँ, और उसने भी हमारे जो बड़े गुलाम अली खान थे उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ठुमरी गाई है मुग़ल आज़म फिल्म में, और तो वो ठुमरी या और बहुत सारी ठुमरियाँ, या हमारे यहाँ भी जो मैं वैसे सभी को सुनता हूँ, लेकिन मैं आपको मज़े की बात सुनाऊँ, मैं रॉक भी सुनता हूँ, मैं पॉप भी सुनता हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हम बच्चों के साथ बैठ के रात को यूट्यूब पे 40-50 साल पुराने सब संताना, एल्विस प्रेस्ले, U2 ये भी सुनते हैं। असल में ये म्यूज़िक में ना एक यूनिवर्सल एक। अच्छा जी, हम भाभी से पूछते हैं, भाभी आप शायरी में चॉइस करेंगे कि आपको शायरी पढ़नी है, तो आपको किसकी शायरी पढ़ना चाहेंगे? या कल जो किताब पढ़ रही थी परसों, अब वो किसकी थी बताओ? जैसे अहमद फराज, पढ़ रही, इकबाल की तो पोइट्री, और मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीज़ें आपको एक दफ़ा पढ़ने में समझ नहीं आती हैं, तो हर दफ़ा उसका आप एक सतही मतलब बाद में होता है, और उसकी डेप्थ में फिर आप बाद में जाते हैं। सतही मतलब तो हर चीज़ के अलग होंगे, तो लेकिन ये कि काफ़ी सारी बुक्स होती हैं कि आप उठाते हैं उसको देखते हैं कि उसमें किस तरह की पोइट्री है,
या कोई ऑटोबायोग्राफीज़ हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो बड़ा एक शायरी की ज़ुबान में कभी बात की है? हाँ, ये तो अक्सर करते हैं। तारीफ अच्छा जी, ऐसा शायरी की करते हैं, ज़ुबान। ऐसा करते हैं। जी जी। हम एक शेर कहते हैं ना। अच्छा, आपको मीर का एक शेर सुनाना है। ठीक है, मीर साहब का मैं एक शेर सुनाता हूँ। ये तवाहम का कारखाना है, या वही है जो एतबार किया। वाह। आप गालिब का एक शेर सुनाए। या गालिब, मैं जरा ऐसे शेर सुनाना हूँ जो आम तौर पर कम लोगों ने सुना हुआ हो। गालिब का एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको, उसको आप ही समझेंगे। याद कर वो दिन के हर जग हल्का तेरे दाम का, इंतजार सैद में खुद दीदा बेखाब था। आपका फेवरेट शेर? हाँ, इस वक्त तो मुझे कोई आपने आप शेर याद नहीं करते। यहाँ पर जैसे ये कह रहे थे ना, शेरों का कारखाना है ना, यहाँ पर तो आर्ट्स कौंसल एक ऐसी जगह है जहाँ आप चलते हुए दरवाजे से वहाँ तक पहुँचेंगे तो कई शेर आपको वैसे ही जो है वो आपकी समातों में आएंगे, और माहौल ही ऐसा है। भाई साहब, आप अपना फेवरेट शेर सुना देना। आप नहीं, बहुत से ऐसे मैं ये कहता हूँ। अच्छा, फेवरेट शेर क्यों नहीं होता है? हमारी कोई एक सिलेक्शन नहीं होती है। बात दफ़ा एक होता है कि आप लहजा बदलें, आप अंदाज बढ़ने, एक दफ़ा एक पढ़ने से ही एक शेर अपने कई मैनों के साथ आता है। कोई उम्मीद बार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। तो असल में एक एक लफ्ज को भी अगर अलग अलग करके पढ़े, कोई उम्मीद बार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। तो अगर उसको पढ़ते हुए आप सिर्फ अपना लहजा बदल दें तो शेर के मैनी बदल जाते हैं और मफहूम बदल जाता है। पता लगता है कि अच्छा ये बात थी। ऐसा होता है शेर को पढ़ते हुए कि आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। नहीं, आप अपनी बातें नहीं कर रहे हैं हम। भाभी, आप ईद पर कौन मिलने के लिए आते हैं ज़्यादातर आपके पास? हम तो बड़े ख़राब वक्त में आए हैं। ईद पे जैसे फैमिली में जो नेफ्यूज़ हैं, नीसेस, जो भी छोटे हैं फैमिली में, या बहन भाई हैं छोटे, वो लोग आते हैं। लेकिन अक्सर पहले से हम लोगों का तय होता है कि जिनको भी आपने मिलना है अच्छे तरह से मिलें, तो हम स्केड्यूल बना लेते हैं कि इकट्ठा मतलब पहले कौन आएगा, और हम कहते हैं कि हम इन्फॉर्म करें ताकि हम तैयारी करें। पहले दिन हो जाती है? नहीं, वो पहले से हम देख लेते हैं पहले किसके यहाँ हो रही है। अगर बड़ों के यहाँ हो रही है तो वहाँ हमें जाना है, तो फिर हम बाद में रखते हैं। अब प्लान्ड होती हैं सारे डिनर्स या जो भी आना जाना है वो सब, क्योंकि अगर हमें जाते हुए हम गोश्त लेकर नहीं जाएंगे ना घर से, क्योंकि कुर्बानी अभी तक कुर्बानी नहीं हो सकी, तो इसका मतलब ये हुआ। हमारे कोई इंग्लिस्तान में हम नहीं रहते कि हर चीज तयशुदा है। अचानक कोई दोस्त नहीं, वो मैं पिछली गली में आया था, घंटी बजाता, वो आर्ट्स काउंसिल जो है, क्योंकि अब एक दूसरे कमरे में बिठा देते हैं, वो तो एक फैमिली से आगे की चीज हो गई है। तो वो लोग वो लोग हैं जो सारा दिन आते रहते हैं। तो फैमिली का ये होता है कि हम चाहते हैं कि अच्छे से तैयारी हो खाने की, तो हम उनको पहले से वो हमें बता देते हैं। और क्योंकि बाकी लोग भी बिजी होते हैं, किसी को हम अपने ससुराल जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो फिर बड़ा तो बच्चे ईद वाले दिन जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि बहुत जिनको नमाज पे जाने का होता है वो नमाज पढ़ के सो जाते हैं। ये मुझे लगता है हर फैमिली में ऐसे ही होता है। नाज़रीन, यहाँ पर हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। वैसे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। भाभी, थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएं, बच्चों के बारे में। कितने बच्चे हैं, सब क्या करते हैं, और वो बच्चे किस तरह ईद मनाते हैं? बच्चे माशाल्लाह 4 हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। और बेटी ने किया हुआ मीडिया साइंसेस, फिल्म एंड मीडिया में, और जो बेटा है उसने लॉ किया है, और एक बेटी है उसने भी लॉ किया है, और जो छोटा है वो सिडनी में भी पढ़ रहा है, फाइनेंस पढ़ रहा है। और ईद क्योंकि अब बड़े हो चुके हैं बच्चे, तो वो बस अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन जब कज़न आते हैं तो फिर उनके साथ भी बैठते हैं।
और ईद पे एक गेट टुगेदर रहती है वो, मतलब क्योंकि एक सभी बिज़ी होते हैं तो इस तरह का जो त्यौहार होता है उस पर फिर एक गैदरिंग अच्छी हो जाती है उनका। अच्छा, काफ़ी बच्चों में भी आर्ट का, म्यूज़िक का, ये जो पोइट्री का, इस तरह का रुझान जो बहुत है काफ़ी है। अच्छा। क्योंकि बेटी ने तो फिल्म और मीडिया किया है और जो बेटा जिसने लॉ किया है। अच्छा, फिल्म में मीडिया कहाँ से किया? लाहौर से। अच्छा अच्छा। लेकिन अब ये है कि जो बेटा जिसने लॉ किया है उसका शौक़ था बुक राइटिंग का, तो वो उसने लॉ किया अपने फादर के कहने पे, लेकिन वो ये कि हमेशा से ये कहता है कि मुझे बुक राइटिंग पे डिप्लोमा करना है बाहर कहीं, क्रिएटिव राइटिंग पे। तो लेकिन बुक्स अगर हम कहीं वेकेशन पे भी जाते हैं वो अपने सामान से पहले बुक्स रखते हैं। और अच्छा, हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है सबकी, मतलब हिस्ट्री हमसे डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बिल्कुल पता नहीं होती, वो उनको पता होती हैं। बहुत अच्छा उनका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है हर चीज़ पे, मतलब डिस्कशन। तो ये जिस बेटी ने मीडिया साइंसेस किया है वो तो हमारे वाला ही काम है, तो उनका कोई प्लान है आगे जर्नलिज्म में आने का? नहीं, अभी वो कर रही है। जर्नलिज्म से उसको बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी। वो कहती है कि वो मैं कोई फिल्म बनाऊं, फिल्म एंड टीवी है ना कि उसमें स्पेशलाइजेशन है। वो मेरे, क्योंकि लगारी साहब को पता है कि बहुत सारे चैनल ओनर भी मेरे दोस्त हैं और एडिटर लगारी साहब जैसे, तो मैं चाहता तो पहले दिन मैंने उसे कहा कि चली जाओ, तो उसने कहा पापा ये वाला काम मुझे नहीं करना, मैंने वो क्रिएटिव साइड वाला काम करना है। तो वो कुछ प्रोजेक्ट पे बेटा जो बड़ा है तैमूर, उसने इंग्लैंड से लॉ किया और फिर सिडनी से पोस्ट ग्रेजुएशन करा। उसको एक तो हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और फिर इस्लामिक हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा है। वैसे तो सारी मिडिवल हिस्ट्री, रोमन्स का और ये और वो सारा बैन था, लेकिन वो फिर इस्लामिक हिस्ट्री और वो स्पेन में जो मुसलमानों का ये, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे टॉट अस, मतलब हमें बताते रहते। बात और पूछते हैं, बात दफ़ा ये होता है कि नज़रअंदाज कर देते हैं चीज़ों को, कि एक शख्स को अहमद शाह बनाने में बहुत से एलिमेंट्स ने काम किया, लेकिन कुछ लोग होंगे, एक तो ये हैं जो आपके साथ बैठे हैं, और कुछ लोग होंगे जिन्होंने एक शख्स को बनाने में और इमर्ज करने में बहुत किरदार अदा किया होगा। लगारी साहब, इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं आप में और मुझ में, कि आप भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आए थे कि कोई चाचा मामा ना वज़ीर था ना कोई बड़ा राइटर पेंटर था। मेरा भी बैकग्राउंड ऐसे ही था कि मेरी फैमिली में कोई इस तरह, मेरी मजहबी फैमिली थी, मेरे वालिद ताज्जुद गुजार और वो, तो जो एक एहसास महरूमी, जो दूसरों को भी देखते थे और अपने साथ भी, और जो ये होता था, और एक ये मेरे अपने बारे में तो कहूँगा कि जहल का एहसास के, और एक खौफ शर्मिंदगी का ना जानने का। मुझे अहमद शाह तो उसने बनाया है, अब उसके रास्ते में कौन लोगों ने वो किया, तो वो घर की शहरी फजा तो नहीं थी। तो इस शहर में जितने घर थे उसमें से अक्सर में आप और मैं अलग अलग जाते रहे हैं, लेकिन वो चाहे जॉन एलिया हो, चाहे सैयद मोहम्मद तकी हो, रईस अमरोही हो, चाहे सलीम अहमद हो, चाहे शौकत सिद्दीकी हो, असल में यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा इस शहर के घर इंस्टीट्यूशन होते थे। चाहे कमर जमील हो, वो एक दूसरे की ज़िद होते थे, लेकिन वो हर जगह आपको जाके, तो एक ये सारे लोग, फिर म्यूजिशियंस, मैं बहुत पुराने म्यूजिशियन, मैं नौजवानी से मेरा इंटरेस्ट पहले तो शायरी से बहुत ज़्यादा था, फिर उबैदुल अलीम एक हमारा यार था कॉमन, तो इन लोगों के साथ एक ख़ास तरह की फ़ज़ा में हमने रहना शुरू किया। मसला मेरे साथ वही था कि अगर कोई मुझसे सवाल पूछे तो ऐसा ना लगे कि मैं कोई जाहिल हूँ, आपको या पता ऐसा ना लगे, हाँ, तो वो फिर सेल्फ एजुकेशन जो किताबों के ज़रिए भी, और किताबों से बहुत ज़्यादा जिन लोगों के हम नाम ले, उसके बाद आज तक मेरा ट्रेनिंग तो चल रही है। फिर उसके बाद मैं बड़ा खुशकिस्मत था, तो यहाँ अमर जलील से लेके मुश्ताक मंजूसफी, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, किचवन नाइद, ये तो फिर हमने एक फ़ज़ा में ज़िंदा रहना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान के शमी मनफी साहब, शमसुररहमान फारूकी, असलम फारूकी साहब, शमशीरुल हैदरी, इब्राहिम जोयो, रसूल बख्श पलीजो, वो फिर सब फिर क्या होता है कि एक दूसरे को एजुकेट करने की सूरत हाल होती है। तो वो एक, चूँकि अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप ऐसी मजलिस में, और लगारी साहब ने इसी तरह ज़िंदगी गुजारी है सारी, तो हम दोनों का ये था कि हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का नहीं था कि कोई ऐसा इल्मी, अदबी,
पॉलिटिकल, तो हमने वो एक शेर अहमद नवेद का कि जब सफर कोई इख्तियार किया अपने साये पे इन्हिसार किया, तो हम लोग अपने साये पे इन्हिसार करके और अल्लाह की ताला की मदद से वो यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, ये होता है कि पेरेंट्स के बड़े कुछ ख्वाब होते हैं बच्चों को लेकर, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को फिर फोर्सफुली वो करने पे मजबूर करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप ये बनो। तो आप उन पेरेंट्स में से हैं या उन पेरेंट्स में से जो बच्चों को कहते हैं जो करना है वो? मैंने तो किसी एक को भी कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। जबरदस्त। इस टाइम पे मेरा नहीं ख्याल कि आप बच्चों को प्रेशराइज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो पेरेंट्स फोर्स करते हैं या तो उनका हॉस्पिटल हो या फिर उनकी लॉ फर्म्स हों या कोई रीज़न होता है कि उनको अपनी एम्पायर को रिटेन करना है, लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं था। और जो लोग क्रिएटिव साइड पे होते हैं वो उनका विजन और ब्रेन इतना ब्रॉड होता है कि वो इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते। दूसरी बात ये कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे मतलब आर्टिस्ट को उस तरह से नहीं उसको उस तरह से एक रिस्पेक्ट तो अब एक लेवल पे जाके उसको मिलती है, लेकिन आर्ट को उस तरह से एक पजीराई नहीं है हमारे मुल्क में। क्योंकि आप वेस्ट में जाएं तो मतलब वो अगर आप डॉक्टर हैं तो वो कहते हैं ओके, बट अगर आप आर्टिस्ट हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसको एक एडमायर करते हैं, उसको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई ये असल में वो आर्ट को ये कहते हैं कि वो आपकी अपने अंदर से एक निकली हुई चीज़ है जिसको आप बने हैं। लेकिन डॉक्टर लॉयर ठीक है, वो एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, लेकिन वो आप किसी की चीज़ पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ के आप आगे आ रहे हैं ना। एक बात मैंने मेरा अपना गुमान ये है कि जब शादी हुई होगी तो आपने मैट्रिक किया होगा, लेकिन आपकी गुफ्तगू, आपका अंदाज, आपका नॉलेज, आपका इल्म, ये एक बहुत बड़ी एक और दास्तान है। आपने किस तरह अपने आप को ग्रूम किया, घर का माहौल जो भी था, लेकिन उसके अलावा जाहिर है पढ़ा होगा, पढ़ाई कंटिन्यू पढ़ाई की होगी, कुछ किया होगा। देखें बात तो यही है कि अभी भी मैं कोई किताब उठाऊंगी तो वो मैं सीख ही रही होंगी वो तो कभी नहीं ख़त्म होगा। लेकिन वैसे आपने स्टडीज़ कंप्लीट की शादी के बाद? जी, और स्टडीज़ ज़ाहिर है वो इतनी जल्दी शादी की हो गई तो फिर एक वही फील होती है कि भैया अब वो क्या है, ये आपने अभी तो कुछ नहीं किया। और फिर मेरी जो वालदा थी वो भी चाहती थी कि मैं कुछ आगे और पढूं, तो उसके लिए इन्होंने भी सपोर्ट की। और जो सीखना है, या हम एक ऐसे इदारे में आते हैं जहाँ पे राइटर्स और लिखने वाले और बहुत ही पढ़े लिखे लोग जिनसे आप सारी उम्र भी सीखें। तो ज़रा निगाह से लेकर हसीना मोइन तक सबके साथ मुस्तकिल इंटरेक्शन है, तो उनके साथ भी तो मैं जब भी सारे हमारी फैमिली मेंबर हैं, तो वो तो सीखने का ये जब हम उनके साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो सकता है मेरा सोचने का कुछ और अंदाज मैं उसको किसी और तरह समझी हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो लोग हैं जिन्होंने सारी उम्र इस लिखाई में और सब इसमें राइटिंग में गुजारी, ये क्या सोचते हैं। तो आपको बड़ा एक क्यूरियोसिटी होती है कि इनकी सोच से आप सीखें कि ये क्या समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ब्रेक की जानिब बढ़ना है और नाज़रीन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा भाभी, ये बताइएगा कि बचपन में जैसे मुझे भी बड़ा शौक था कहानियाँ पढ़ने का, आपको था शौक? मैं हमेशा से बुक्स ज़रूर पढ़ती रही हूँ, हमेशा से। मेरे ख्याल से हर लड़की को शौक होता है ना बचपन में वो कहानियाँ पढ़ने का और इस तरह से। असल में जितनी इंटरेक्शंस आपकी इस तरह की चीज़ों से रहती हैं तो वो बेहतर रहता है, बजाय इसके कि आप बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हों जिनका इतना। और फिर घर के माहौल की भी बात है, क्योंकि अगर आपके घर में अलमारी में बुक्स रखी हैं तो ये एक नेचुरल है कि आप कोई ना कोई बुक उठा के देखेंगे ज़रूर, और आप बुक अगर उठाइए तो आप उसको खोलेंगे भी। तो और फिर ये होता है कि एक टाइम होता है जब आप उस एज में होते हैं तो आपको बड़ा शौक़ होता है कि आपके पास कोई चीज़ हो नई बताने के लिए या सुनाने के लिए, तो वो भी एक रीज़न होता है उस टाइम पे। आपने नॉवेल्स में आपको किसने कहा कि ये नावल जो था ये ज़िंदगी के बहुत करीब था?
देखें, जैसे मैं मुझे सबसे पहले जो जैसे उर्दू की अगर हमसे बात करें तो सबसे पहले जिस नावल ने मुझे पकड़ा वो तो आग का दरिया, आग का दरिया। उसके बाद फिर कुर्रतुल ऐन हैदर। मेरा आज भी ये ख्याल है कि उर्दू में कुर्रतुल ऐन हैदर से बड़ा राइटर ना पैदा हुआ है ना होगा। नहीं होगा क्यों नहीं, आप इतनी पाबंदी आप नहीं लगा सकते। और ये भी आप ही का फतवा है कि सबसे बड़ी राइटर हैं, बिल्कुल बड़ी हैं, हम बहुत एहतराम करते हैं उर्दू की बात, लेकिन मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। उर्दू में बड़े राइटर मौजूद हैं। और किताब मुझे आग का दरिया, उसके बाद जो नॉवेल जो आए तो वो बाद में हमारा यार बन गया। पहले कहानियों का किरदार था अब्दुल्ला हुसैन, उसका जो लहजा था उर्दू का, और उदास नस्लें, बाग, नशेब, वो फिर मैं पढ़ा, मैंने तो मुझे बहुत फैसिनेट किया। और उसके अलावा नावल बानो कुदसिया का नावल हो गया, जैसे आप इंतज़ार साहब का बस्ती हो गया। असद मोहम्मद ख़ान, क्या कमाल की नसर उन्होंने लिखी। वासोदे की मरियम आपने देखा है, वो नावलेट है। तो ये सारा, और इसके शौकत सिद्दीकी साहब ने नहीं, शौकत सिद्दीकी का तो मैं दीवाना हूँ, आपको पता ही है। उनके साथ उनके घर पर नशिस्तें किया करते थे, खुदा की बस्ती और जितनी भी उनकी किताबें हैं, उनकी कहानियाँ हैं। शौकत सिद्दीकी इस तरह से तो देखें ना, शौकत सिद्दीकी की तो मतलब वो एक और ही कैटेगरी में। असल में हमने, हमारे समाज ने खानों में बांट दिया, तरक्की पसंद अदब और ये अदब और वो अदब। हमारे अहद के बड़े शौकत सिद्दीकी साहब बहुत बड़े। कुर्रतुल ऐन हैदर का जो मैं नाम ले रहा था ना, असल में ये हुआ कि कुर्रतुल ऐन हैदर का चूँकि हिस्ट्री पे भी एक अच्छी कमांड थी, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, अंग्रेज़ी भी उसको बहुत आती थी, और एक ईरान के बैकग्राउंड की खातून थी। तो जो विजन कुर्रतुल ऐन, देखिए नावल एक वाहिद ऐसी चीज़ है, कहानी नहीं, कि बड़ा नॉवलिस्ट वो होता है कि जो बड़ा ख्याल तुर्क बैकग्राउंड से थी। हाँ, वो सारा था, वो सारा था। और सजाद अख्तर यल्दरम की बेटी थी। और मैं नो डाउट कि वो तो बड़े की वो बड़ी आर्टिस्ट है। मुझे जो उसका डिक्शन है ना, चाहे चाय के बाग, सीता एरम, तेरे भी सनम खाने, गर्दिश रंगे चमन, ये कमाल ही है, कमाल है जो लिखा है। कारे जहां दराज है, कारे जहां दराज क्या है, क्या कमाल कर जो लिखा है, ऐसा लगता है ये चुगताई ने या सादक़ैन ने कोई एक ब्रश कर दिया। तो अभी लाइकवाइज हम इसी तरह से अभी जो हम कैसे इसी तरह से, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ट्रिब्यूट किया, और बहुत बड़ी अदब की बहुत बड़ी खातून थी। लेकिन जब आपने उदास नस्लें का जिक्र किया और अब्दुल्ला हुसैन का नाम लिया, तो हम ये नहीं कर सकते कि तराजू हाथ में लेकर खड़े हो जाएं और एक में हम जो है रखें अब्दुल्ला हुसैन को और एक में कुर्रतुल ऐन हैदर को। हम, मेरा ख्याल, आपका मनसब होगा, हमारा मनसब नहीं है कि हमें बैठकर इतनी बड़ी लोगों को जिनका हम उठा ही नहीं सकते ना। मनसब मेरा भी नहीं है, लेकिन मेरा ये हक है कि मैं जो चाहूँ बोल दूं। इसलिए कि, और अब्दुल्ला तो मेरा जाती दोस्त, आपको पता है, आपको वो किया और वैसे जो है हमने कभी यहाँ बैठकर खाना एक चीज हमने कभी एक नॉलेज नहीं की, लेकिन हमने ज्यादातर तारड़ साहब को सफरनामों में और एज ए शोमैन देखा। लेकिन कुछ राग बहाव, कुछ नावल उन्होंने ऐसे लिखे हैं तारड़ साहब को कि मैं नहीं समझता कि उर्दू नावल में आप तारड़ साहब को भी इग्नोर कर सकते हैं। फिर एक साहब हैं लाहौर में, मिर्ज़ा अतर बैग, उनको आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि आप मिलान कुंडेरा को पढ़ रहे हैं, या आप मतलब किसी दुनिया के बड़े नावलिस्ट को पढ़ रहे हैं। तो अभी भी कुछ इक्का दुक्का, क्योंकि नावल हमारे यहाँ उर्दू में आपको पता ही है कि बहुत कांदीद लिखा उसने वाल्टियर ने, वो आने वाले जमानों की पेशीन गोया कर रहा है। 2 सदियां पहले ने इनकलाब फ्रांस में आया है, लेकिन वो जो बता रहा है कि उसने कोई ऐसी मशीन इजाद की है जो पहाड़ तक ऊपर चली जाती है और आदमी को दूसरी जानब लाने। उस वक्त लिफ्ट का तस्वर नहीं था, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, कोई चीज़ भी नहीं थी, और उन्होंने 300 साल पहले बता दिया कि जनाब दुनिया किस तरह आगे जाएगी और शहर कैसा होगा और मैकेनिज्म कितना होगा। भाई साहब, अदब पे तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। मुझे बस एक लास्ट क्वेश्चन करना है। भाभी, आपने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है, आप क्या जिम करती हैं, क्या करती हैं? ये सब लड़कियां जानना चाहेंगी लाजमी। नहीं, हम लोग वॉक और ये तो है, रूटीन है, जिम वॉक, ये तो घर पे सबकी रूटीन है।
तो ये इतने बच्चों के साथ और सबके साथ ये मैनेज करना इजी होता है आपके लिए? ये प्रायोरिटी 1 है। अच्छा, सबसे ये ज्यादा इसलिए इजी होता है कि बच्चे भी इसी चीज में तो ज्यादा तो ये पूरी एडिक्शन है, फैमिली जाती है। तो इजी पूरी फैमिली 4 महीने से बंद है। तो जो बेटा ऑस्ट्रेलिया में, उसके कमरे को हमने जिम बना दिया है। जबरदस्त। मेरी टीचर है, ये मेरी बेगम भी, मेरी छोटी बेटी मरियम भी मेरी टीचर है, मेरा बेटा तैमूर भी। तो मैं वाहिद आदमी हूँ, मैं इन तीनों का स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त, वेरी नाइस। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। लगारी साहब आपका भी शुक्रिया। अच्छा जनाब, मैं बोल टीवी का और नज़ीर लगारी साहब का तो मैं शुक्रिया इसलिए अदा नहीं करूंगा कि हमारी सारी जिंदगी की दोस्ती है। सही। आपका शुक्रिया, बोल का शुक्रिया। हमें इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। सबको ईद तब तक मुबारक। बिल्कुल, सबको ईद मुबारक भी हम सब की तरफ से। और आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।